चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक रिजोल्यूशंस। देखिए बेटा, रिजोल्यूशन क्या होता है? जब भी कोई प्रपोजल मीटिंग के अंदर पास किया जाए और बाकी मेंबर्स उसे एक्सेप्ट भी कर ले तो वो क्या बन जाता है? प्रपोजल क्या बन जाता है? रिजोल्यूशन। ठीक है। प्रपोजल किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि हमें अपने एओए में चेंज करना है, या फिर एमओए को ऑल्टर करना है, या फिर हमें अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है। तो किसी भी तरह का रिजोल्यूशन प्रपोजल हो सकता है जो कि एक्सेप्ट होने पर क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स कौन होने चाहिए? 5% जिनके पास क्या हो? वोटिंग पावर। ठीक है। या फिर 100 मेंबर्स। देखो बेटा, 5% वोटिंग पावर या फिर 100 मेंबर्स, पर दोनों के लिए एक कंडीशन जरूर है कि इनके पास एटलीस्ट 1 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? ये कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है बाकी मेंबर्स को उनकी जनरल मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करने की इंटेंशन के लिए नोटिस भेजे। ठीक है। देखो, कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट ही मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। समटाइम्स हमें एक स्पेशल नोटिस भी भेजना पड़ता है अपने बाकी मेंबर्स को कि इस सो एंड सो मीटिंग में ये रिजोल्यूशन भी पास किया जाने की उम्मीद है। ठीक है। क्योंकि देखो, एक्सेप्ट हुआ तो ही तो पास होगा ना, अभी पास तो नहीं हुआ। ठीक। तो इसका मतलब एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि पहले नोटिस भी दिया जाएगा और उसके बाद रिजोल्यूशन मीटिंग के अंदर पास होगा, ताकि मीन टाइम में जो पर्सन है वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले उस रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स क्या है रिजोल्यूशन के? ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल। ठीक। अब ऑर्डिनरी को डिस्कस करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो होते हैं जनरल मीटिंग में, इसके थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जिसके अंदर कंपनीज एक्ट में क्या रिक्वायर्ड है कि ये ड्यूली गिवन होना चाहिए, मतलब नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए। ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? देखो, किसी ने हैंड्स शो करके वोट कर दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिकली। देखो, इसका एग्जांपल याद है तुम्हें? केबीसी वाला हम वो नहीं आता ऑडियंस पोल, तो उसके अंदर क्या करते थे? इलेक्ट्रॉनिकली वो बटन प्रेस करते थे अपने छोटे छोटे रिमोट्स का, और वहां पे उनका आंसर सेव हो जाता था। या फिर पोल के थ्रू, पोल यानी मैसेजेस के थ्रू भी एक पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए फेवर को पास किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द कास्टिंग ऑफ वोट ऑफ चेयरमैन। बेटा, उसके अंदर चेयरमैन का वोट भी काउंट होगा। ठीक है। तो जो प्रपोजल के लिए फेवर के लिए पास करे गए हैं, अगर वो एक्सीड करते हैं उन वोट से जो कि इसके अगेंस्ट में है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? वो पास ऑन हो जाएगा। ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के पर्पस क्या होते हैं? जैसे हमें एनुअल अकाउंट्स को डिस्कस करना है, या फिर डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, या फिर इलेक्शंस करने हैं डायरेक्टर्स के, या फिर अपॉइंट करने हैं ऑडिटर्स को। इन सो एंड सो पर्पसेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए, यहाँ पे समझिए कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये कैसे पास होगा? 3/4 मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है। यानी कि जो अगेंस्ट में है, अगर उनसे 3 टाइम्स वाले लोग फेवर में हुए, ठीक है, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। देखिए, मैंने इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज कीजिए एक मीटिंग के अंदर 40 पर्सन आर देयर। ठीक है। जिसमें से 3/4 अगर मैं निकालू 40 का, तो कितना आया? 30 और 10। अगर 30 फेवर में है और 10 अगेंस्ट में है, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है। और सपोज कीजिए अगर 25 जो है वो फेवर में है और बाकी बचे 15 जो है वो अगेंस्ट है, तो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है। चलिए इसके बाकी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फटाफट कि जो इंटेंशन है रिजोल्यूशन को प्रपोज करने की, उसका जो नोटिस है वो पहले से ही दिया जाए। ठीक है। आगे देखिए कि जो नोटिस है मस्ट बी एक्कम्पनीड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए जिसके अंदर सारे मटेरियल फैक्ट्स होंगे रिजोल्यूशन के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। जो रिजोल्यूशन होगा वो पास होगा एग्जैक्टली इन द सेम टर्म्स जो कि नोटिस में स्पेसिफाई की गई होगी। आगे देखिए, जो कॉपी है रिजोल्यूशन की, जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो विद इन 30 डेज हमें क्या करनी है? रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन नेसेसरी होता है। किन केसेस में? अगर हमें ऑल्टर करना है अपने एमओए को, या फिर हमें कंपनी का नेम चेंज करना है, ठीक है, सीजी के अप्रूवल से, या फिर हमें अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, या फिर हमें शेयर कैपिटल को रिड्यूस
करना है, तो इन पर्पसेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। अब बेटा अगर इसका ये डिफरेंस देखें तो फटाफट से देखते हैं। ऑर्डिनरी के केस में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल के केस में 3 टाइम्स। अगर ऑर्डिनरी के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं अटैच होती है लेकिन स्पेशल के साथ होती है। अगर मैं बात करूं इसके पर्पसेस, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन पर्पसेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है और किन पर्पसेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसको हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल वाले को सबमिट करना पड़ेगा। अब आगे देखिए हमारा नेक्स्ट ये क्या है कि रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कुछ रेजोल्यूशंस के लिए स्पेशल नोटिस दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन है तो इनके लिए कोई स्पेशल नोटिस भी कई बार रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है एज पर कंपनी को। चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो रेजोल्यूशन को मूव करने का इंटेंशन है उसके लिए जो मेंबर्स है वो नोटिस देंगे कंपनी को एटलीस्ट 14 दिन पहले मीटिंग से। ठीक है, जो कि रेजोल्यूशन मूव करना है उसके लिए जो नोटिस है वो कंपनी के मेंबर्स को कंपनी को दिया जाएगा और बाय द मेंबर्स। कौन मेंबर्स देंगे? जिनके पास एटलीस्ट 1% टोटल वोटिंग पावर हो। नॉट लेस देन का मतलब क्या है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए और इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और होल्डिंग आगे क्या कहता है, शेयर्स ऑन विच सच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। यानी कि ये जो 1% वोटिंग पावर है टोटल, या फिर उनके पास क्या हो सकता है 5 लाख के शेयर्स। ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ये जो शेयर्स है ये पेड अप कैपिटल होनी चाहिए कंपनी की। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कि सेकेंड पॉइंट कहता है द कंपनी शेल। अब कंपनी क्या करेगी, जैसे ये नोटिस जब कंपनी को मिलेगा, देखो उसको समझो सीक्वेंस को। ये शेयर होल्डर है, ठीक है, और कौन सा शेयर होल्डर है? जिसके पास 1% से ज्यादा, या तो 1% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है। ठीक है, या फिर उसके पास शेयर कैपिटल है 5 लाख की जो कि पेड अप है। ठीक, अब ये वाला मेंबर क्या करेगा, ये कंपनी को नोटिस देगा उस रेजोल्यूशन के लिए कि जो वो मूव करना चाहता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे इसने ये कंपनी को नोटिस दिया अपने रेजोल्यूशन के लिए। अब फर्दर कंपनी क्या करेगी, कंपनी बाकी के ऑल मेंबर्स को वो नोटिस फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, इन्फॉर्म करेगी बाकी मेंबर्स को उस नोटिस के रिगार्डिंग। और कंपनी के लिए क्या है, इज रिक्वायर्ड टू गिव, वो जो नोटिस है वो इसी मैनर में देगी जैसे वो मीटिंग का नोटिस देती है सबको। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो किसी न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टाइज करा सकती है। ठीक है, जहाँ पे उसका एप्रोप्रिएट सर्कुलेशन हो, या फिर और भी किसी मोड के थ्रू जो कि हमारे आर्टिकल्स हमें अलाउ करते हैं। ठीक है, और ये काम 7 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आफ्टर द नोटिस रिक्वायरमेंट, नोटिस की रिक्वायरमेंट के बाद जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाएगा मेंबर्स के थ्रू जनरल मीटिंग में, चाहे वो सिंपल भी हो सकता है और 3/4 मेजोरिटी से भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप समझिए सिंपल वाला ऑर्डिनरी का और 3/4 स्पेशल का। ठीक है, अब डिफरेंट मैटर्स के लिए अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ मैटर्स दिए हुए जिनके लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। अगर हमें कोई ऑडिटर रिप्लेस करना है या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, जैसे कि एज अ डायरेक्टर, या फिर रिमूव करना है किसी को एज डायरेक्टर, या फिर अपॉइंट करना है किसी डायरेक्टर को रिमूव डायरेक्टर के प्लेस में। ठीक है, जो आर्टिकल्स है वो एडिशनल मैटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कब किस केस में स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी। सो अब डिस्कस करते हैं पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। देखिए कई बार क्या होता है कि जो वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर सारे लोग प्रेजेंट हो तो जो उसका डिसीजन रहता है वो एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सारे लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादातर इंटरेस्टेड पार्टी रही हो और बाकी अनइंटरेस्टेड वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। तो कई बार जो अटेंडेंस होती है ना मेंबर्स की वो पुअर होती है मीटिंग के अंदर। इसको आप ऐसे समझिए कि कई बार मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो फार लोकेशंस पे अवेलेबल होते हैं, तो इस केस के अंदर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो कंपनी ने इसका एक अलग वे आउट निकाल दिया कि पुअर अटेंडेंस के केस में मेंबर्स की जो जनरल मीटिंग्स होती है कंपनीज की वो प्रोवाइड करती है वोटिंग किसके थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू। ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये लिमिटेड रेजोल्यूशंस के लिए ही होता है। ठीक है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट को समझते हैं, ये क्या है, इंक्लूड्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू वोटिंग करना। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पर है। ओपीसी
और वो कंपनीज जिनके पास कितने मेंबर्स है 200 आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ इसी चीज़ को कि एक तो क्या कंडीशन रखी ओपीसी, और साथ ही साथ बेटा एंड लिखा है, एंड का मतलब और, ठीक है, एंड का मतलब क्या है और, अगर 200 मेंबर्स है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपनी वोटिंग कर सके। समझ गए? अब आगे देखिए कि अब हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे लिस्ट है उन ट्रांजेक्शन्स की जो पोस्टल जिनके लिए रिजोल्यूशन पास हो सकता है पोस्टल बैलेट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक दो मैं डिस्कस करूंगी, बाकी आप सारे पढ़ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे आराम से। जैसे हमें ऑल्ट्रेशन करना है अपने एमओए के अंदर, या फिर हमें अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, किस लिए, कोई उसके अंदर कोई प्रोविज़न इंसर्ट करना है या रिमूव करना है जिससे कि वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। या फिर हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज करना है, अब उसको जो सिटी है उसकी लोकल लिमिट से बाहर कहीं पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप इजीली कर सकते हैं। हमें शेयर्स का बायबैक करना है या फिर किसी डायरेक्टर को इलेक्ट करना है, ठीक। इन पर्पसेस के लिए जो रिजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास किया जा सकता है। चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है ये तो चलिए आप समझ लेंगे। देखिए बिसाइड्स दीज, इसके अलावा की जो सेबी की रेगुलेशंस है वो रिक्वायर करती है कि बिजनेस को पोस्टल बैलेट पास करना होगा इशूइंग स्वेट इक्विटी टू प्रमोटर्स, ठीक है, या फिर शेयर्स को डीलिस्ट करने के लिए, या फिर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। चलिए अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि नोटिस। अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के साथ। देखो नोटिस प्लस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, और इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के अंदर सारे रीजंस एक्सप्लेन करे जाएंगे और रिक्वेस्ट करा जाएगा कि अपना एसेंट राइटिंग में पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजे। यानी कि ये नोटिस किसने दिया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को। ओके, आगे देखिए जो नोटिस है वो किसी भी मोड से भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, कुरियर सर्विस के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। और जो नोटिस है वो इनको भेजने के बाद कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया जाएगा एटलीस्ट किसमें, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। यानी कि समझिए जैसे अगर महाराष्ट्र का कोई कंपनी है तो वहाँ पे मराठी लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर, जो मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो कि वहाँ पे वाइडली सर्कुलेट होता है, उसके अंदर एडवर्टाइज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइज किया जाएगा, ठीक है, उसी पोस्टल बैलेट के सारी डिटेल्स के साथ कि क्या कौन सी ट्रांजैक्शन होनी है, वोटिंग शेड्यूल क्या है और डिटेल्स क्या है उस पर्सन के लिए, ग्रीवेंसेस की, मतलब कौन वहाँ पे शिकायतें कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रूटनाइजर। देखिए बेटा जितने भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वहाँ पे वोट्स आएंगे तो उनको स्क्रूटनाइज कौन करेगा, एक पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे स्क्रूटनाइजर को, ये काम उसका होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करेंगे स्क्रूटनाइजर को, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बायस डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और जो बोर्ड के ओपिनियन में वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर वोटिंग करे। जो स्क्रूटनाइजर है वो क्या है, शेल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड, और अब वो खुद से भी अपॉइंट होना चाहता हो ऐसा हो, और साथ ही साथ अवेलेबल भी रहे सारे ही रिक्विजाइट मेजोरिटी के पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, स्क्रूटनाइजर जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और सबमिट करेगा कब तक, एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट। जैसे ही पोस्टल बैलेट उसको सारे मिल गए उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन उसको 7 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़ेगी। अब सेफ कस्टडी की बात करें तो जो पोस्टल बैलेट है या फिर जो बाकी पेपर्स पोस्टल बैलेट से जुड़े हुए हैं जिनके अंदर जो वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से होनी चाहिए, तो वो स्क्रूटनाइजर की सेफ कस्टडी में होने चाहिए जब तक चेयरमैन उसको कंसिडर नहीं करता, अप्रूव नहीं करता और मिनट्स को साइन नहीं कर देता है, ठीक है, ताकि कोई उसके साथ मैनिपुलेशन ना कर सके। और इन सब प्रोसेस के बाद जो स्क्रूटनाइजर है वो रिटर्न कर सकता है पोस्टल बैलेट के पेपर को और बाकी रिलेटेड पेपर्स और रजिस्टर्ड कंपनी के, ठीक है, हु शैल प्रिजर्व सच बैलेट पेपर्स, जो कि कंपनी में प्रिजर्व करेगा और ये उसको हैंड ओवर कर देगा। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट शेल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट अलोंग विद द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट। स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ रिजल्ट को प्लेस किया जाएगा, कहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर, पॉइंट तो खत्म, अभी देखिए कि अगर जो रिजोल्यूशन है
वो एसेंटेड है रिक्विजाइट मेजॉरिटी से शेयर होल्डर्स की बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी इंक्लूड है, तो इट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड एट अ जनरल मीटिंग कन्वेंटेड इन दैट बिहाफ। ये ड्यूली पास्ड माना जाएगा बेटा, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं ई वोटिंग और वोटिंग बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के थ्रू वोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मेंबर्स के वोट्स को, और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर में कौन कितने हैं, अगेंस्ट में कितने हैं, ठीक है। और ये जो सारी एंटायर वोटिंग है ये एक्सरसाइज करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, और इसको रजिस्टर किया जाता है और काउंट करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री सेटेलाइट सर्वर विद द एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आगे देखिए, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन एनहांस करने के लिए जनरल मीटिंग में ई वोटिंग को इंट्रोड्यूस करा गया। अब ई वोटिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि जितने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स थे जो कि फिजिकली मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते थे तो वो ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट दे सकते थे। ई वोटिंग ने एलिमिनेट नहीं करा है फिजिकल तरीके से मीटिंग को अटेंड करने का, लेकिन एक मेंबर जो है अगर सपोज कीजिए उसने अपना वोट वो एक ही मोड में कास्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए वोट उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड में कास्ट कर दिया तो वो मीटिंग को अटेंड तो कर सकता है लेकिन मीटिंग के अंदर वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि किसके लिए रिक्वायरमेंट है, किसके लिए कंपलसरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, या फिर वो कंपनीज जिनके शेयर होल्डर्स कितने हैं 1000 या उससे ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ई वोटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी प्रोवाइड करेगी ई वोटिंग फैसिलिटी अपने मेंबर्स को। इसके लिए उसको एक ई वोटिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और वो किससे मिलता है? ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर या फिर एजेंसी, और किसके साथ? साइबर सिक्योरिटी के साथ, ताकि मैनिपुलेशन ना की जा सके वोट्स के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, अब यहाँ पे एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करेंगे स्क्रूटनाइजर को, और वो सीए भी हो सकता है, पोस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी का सेक्रेटरी हो सकता है और एडवोकेट हो सकता है, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और वो एक रिप्यूट पर्सन होना चाहिए जिस पर बोर्ड ये भरोसा कर सके कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में स्क्रूटनाइज करेगा वोट्स को, ठीक है। और जो स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा वो असिस्टेंस ले सकता है किसी पर्सन की, लेकिन वो जो असिस्टेंस लेगा जिस पर्सन से वो भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, नहीं तो बायस वोटिंग होगी, ठीक है। डिस्पैच नोटिस टू द शेयर होल्डर्स, अब जो मीटिंग का नोटिस हैगा वो सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा, ऑडिटर्स को भेजा जाएगा और डायरेक्टर्स को, कैसे भी इन मोड्स में भेजा जा सकता है, ओके। यही जो नोटिस होगा इसको कंपनी और एजेंसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, और जो ये नोटिस होगा ये क्लियरली मेंशन करेगा कि कौन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू करे जा रहे हैं और जो कंपनी है वो ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और जो नोटिस है वो क्लियरली इंडिकेट करेगा प्रोसेस, मैनर और टाइम स्केड्यूल वोटिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में या फिर जैसे भी है वो भी प्रोवाइड करा जाएगा लॉगिन आईडी के साथ, और एक फैसिलिटी क्रिएट करी जाएगी पासवर्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है, एंड फॉर कीपिंग सिक्योरिटी इन कास्टिंग ऑफ वोट इन सिक्योर मैनर। सो एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, जो कंपनी है वो क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट करेगी न्यूज़पेपर में नॉट लेस देन, यानी कि एटलीस्ट 5 days बिफोर डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ द वोटिंग पीरियड। जिस दिन से वोटिंग पीरियड शुरू होने वाला है उससे 5 दिन पहले, और एटलीस्ट क्या एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जो कि वहाँ की लैंग्वेज है उस डिस्ट्रिक्ट की, और जो न्यूज़पेपर वाइडली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके अंदर लिखा क्या होना चाहिए? अबाउट हैविंग सेंड टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग, कि हमने मीटिंग का नोटिस भेज दिया है, और स्पेसिफाई भी कर दिए हैं, वो मैटर्स भी स्पेसिफाई किए जाएंगे, उनकी ई वोटिंग की डिटेल्स भी दी जाएंगी और उसके रूल्स भी बताए जाएंगे। देखिए ई वोटिंग क्या होगी? ओपन रहेगी एटलीस्ट नॉट लेस देन 1 day, मतलब 1 दिन से ज़्यादा के लिए और 3 दिन से कम के लिए, ठीक है। इन ऑल सच केसेस, सारे केसेस में क्या होगा? जो वो वोटिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी 3 दिन में प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो ड्यूरिंग ई वोटिंग पीरियड जो शेयर होल्डर्स होंगे अपने वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वंस द वोट ऑन रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय द शेयर होल्डर, तो वो उसको सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और वोटिंग पीरियड में के एंड पर जो पोर्टल होंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट को समझते हैं कि जो स्क्रूटनाइजर है वो क्या करेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। कौन सी डेट से? जिस दिन कंक्लूजन हुआ है ई वोटिंग पीरियड का,
तब वो क्या करेगा, अनब्लॉक कर देगा वोट्स को 2 लोगों की प्रेजेंस में, ठीक है। 2 लोग वो जो विटनेस होने चाहिए वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, और वो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट को बनाने में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये रिपोर्ट बनेगी कास्ट और फेवर और अगेंस्ट के कास्ट में, कि कितने वोट फेवर में कितने अगेंस्ट में है, और वो किसको दे दी जाएगी आगे, चेयरमैन को। डिस्कस करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर करेंगे स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट पे और एजेंसी की वेबसाइट पे 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जब से रेलेवेंट उस फिर डिस्प्ले करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन भी जनरल मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। और सब्जेक्ट टू द रिसीट ऑफ सफिशिएंट वोट, जो रेजोल्यूशन होगा वो पास होगा ऑन द डेट ऑफ रेलेवेंट जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। शो ऑफ हैंड्स अलाउ नहीं होगा इन केस ऑफ ई वोटिंग, किसके लिए, जिन कंपनीज पर रूल 20 एप्लीकेबल है। बेटा रूल 20 होता है कि उनके इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो यानी कि जिस कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। आगे देखिए पार्टिसिपेशन जनरल मीटिंग आफ्टर वोटिंग बाय ई मीन्स, ई मीन्स के बाद ई मीन्स के थ्रू वोट करने के बाद जो पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, हम उसको डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे दोबारा वोट नहीं कर सकता। जो उसका पहले का वोट है वही फाइनल माना जाएगा। अब देखिए जो रेलिवेंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिमांड फॉर पोल से जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस होते हैं, तो इन केस वो कंपनीज जो कि इसके अंडर आती है सेक्शन 108 के, यानी कि रूल 20 वाला जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है, वहाँ पे जो प्रोविज़न रिलेटेड है डिमांड फॉर पोल से जुड़े हुए वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदे क्या है और कंपनी के लिए क्या फ़ायदे हैं और शेयर होल्डर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। देखो कंपनी के लिए तो फ़ायदा क्या है कि जो रिडक्शन हो जाता है कॉस्ट में और पेपर वर्क में रिडक्शन होता है, इज देयर विल बी नो प्रिंट एंड स्टोर फिजिकल बैलेट पेपर्स। जब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया तो पेपर वर्क खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यूइंग ऑफ वोट्स एंड रिजल्ट शेल बी एक्यूरेट होगा और रिजल्ट्स डिक्लेयर बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के थ्रू होगा तो काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है पोस्टल बैलेट के लिए में ग्रेजुअली भी वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा है, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग पहले जाके उसको फिजिकली अटेंड नहीं करना चाह रहे वो ई वोटिंग के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अपने घर से या फिर अपने ऑफिस से, उनको फिजिकली मीटिंग को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो वोटिंग है कैन बी डन फॉर डिफरेंट कंपनीज एट सेम टाइम पे अलग अलग कंपनीज के लिए वो वोट कर सकते हैं और देयर विल बी इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।